स्वागत है दोस्तों आप सभी का फ्री ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में जो लगा हुआ केमिस्ट्री का पेपर था, जिसमें जनरल साइंस का जिसको मैं बोल दूं, तो उस पेपर में केमिस्ट्री का कैसा लेवल था, कितने क्वेश्चंस आए हैं अपने पास और किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, जैसे 10th की क्लास से आए हैं या 11 12th की किताब बुक से आए हैं, ये सारा मैं डिस्कशन आज यहाँ मैं पूरा कर रहा हूँ दोस्तों। तो फटाफट चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियोस जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे वीडियोस आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा पूरे केमिस्ट्री पेपर की जो सेकंड ग्रेड में आया हुआ है सन 2018 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का जो साइंस का पेपर है उसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 150, और हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा। इस तरह से सेकंड ग्रेड का जो साइंस का पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा दोस्तों। चलिए, यहां पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यहां पर ये जो दिख रहा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। चलिए, अब केमिस्ट्री के पेपर की मैं बात करूं दोस्तों, तो 44 क्वेश्चन से लेकर के ये 44वां क्वेश्चन से लेकर के आपके पास में ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर चल रहा है ये, और लगभग ये 86 क्वेश्चन आ चुके, यानी 86 में से 44 कम कर लीजिए दोस्तों। ये कितने बच गए? 2 और ये बच गए 4, लगभग 42 क्वेश्चन आपके पास में केमिस्ट्री के आ रहे हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो 42 या 42 क्वेश्चन में से अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सारे के सारे एनसीईआरटी 11th और 12th के, और अगर 9th 10th अगर आपने पढ़ रखी है तो वहां से भी ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और 9th 10th की ध्यान रखना दोस्तों, 9th 10th की जो अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसमें भी आपको सेकंड ग्रेड के कई सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे दोस्तों बुक से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो टॉपिक है ये 44वां क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, आज लगभग दोस्तों मैं 15 से 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, फुल डिटेल से डिस्कस करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा संकुल होमोलैप्टिक है। ये 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी उपसहसहयोजी यौगिकों में से आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें यह बताना है कि होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि ऐसे संकुल जिनके अंदर अगर एक ही तरह की लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो संकुल यौगिक कैसे कहलाएंगे? होमोलैप्टिक। यानी इनमें अगर मैं देखूं दोस्तों तो कौन सा होमोलैप्टिक है ये बताना है, सॉरी हीट्रोलैप्टिक है दोस्तों, हीट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक में क्या याद रखना है अपने को? ऐसे संकुल यौगिक जो कि सभी के सभी एक ही टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं, एक ही तरह के लिगेंड पाए जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो होमोलैप्टिक होता है। और दूसरा होता है दोस्तों हेटेरोलैप्टिक। हेटेरोलैप्टिक के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड अलग अलग हों, अगर लिगेंड अलग अलग हों तो ऐसे संकुल क्या कहलाते हैं? हेटेरोलैप्टिक कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर एक ही तरह के लिगेंड है, यहां पे भी एक ही तरह के, और यहां पे भी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है, और चौथा है जो कि हेटेरोलैप्टिक है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए दोस्तों दोनों के दोनों डिफरेंट, यानी 4 तो अमोनिया है, यानी अमीन लिगेंड, यहां अपन अमाइन बोलेंगे दोस्तों, और 2 क्लोराइडो लिगेंड यहां प्रेजेंट है। तो अलग अलग लिगेंड है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? हेटेरोलैप्टिक कहलाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सीधा देखो, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको उपसहसहयोजी यौगिक से जोड़ उठा रखा है दोस्तों। ये कह रहा है कि कौन सा उपसहसहयोजी यौगिक है ये बताना है। तो देखिए ये तो होता है कार्नेल लाइट, KCl MgCl2 6H2, ये होता है दोस्तों द्वितीयक साल्ट, डबल सॉल्ट कहलाता है या द्वितीयक सॉल्ट कहलाता है, और 100% आयनाइज होता है, इसलिए ये एक आयनिक सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सॉल्ट कहते हैं इसको, सिंपल में भी कौन सा? डबल सॉल्ट। ऐसे ही फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 6H2, इसको अपन FAS बोलते हैं, इसको मोर लवण भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये भी एक डबल सॉल्ट है। और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको अपन बोलते हैं पोटास एलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों फिटकरी, ये भी एक डबल सॉल्ट है। तो अब देखिए ये पोटेशियम हुआ और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, ठीक है, और यहां ये लिगेंड
और ये केंद्रीय परमाणु। इसका मतलब ये यौगिक अपने लिए क्या होगा दोस्तों, उपसंयोजिक होगा। चलिए आगे चलिए। अब ये कह रहा है कि कक्षकों के भरने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है, सही नहीं है, ये देखना है दोस्तों। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, पेपर का क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत आएगी, 100% आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है। इसलिए पेपर के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा ढंग से पढ़ना है अपने को, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये बताना है कि सही क्रम कौन सा नहीं है। इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें, कक्षकों के भरने के लिए कौन सा क्रम सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने पास दो नियम है, एक तो हाफ-बाउ का नियम, हाफ-बाउ का नियम, और दूसरा है दोस्तों n+l के हिसाब से। इन दोनों के आधार पर आप ऊर्जा स्तर का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं दोस्तों, ऊर्जा स्तर का। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप n+l रूल से भी सोल्व कर सकते हैं और इस हाफ बाउ रूल से भी सोल्व कर सकते हैं। हाफ बाउ रूल में ऐसे चलते हैं दोस्तों, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s, ओहो 4s सॉरी, 5s 5p और 5d, ऐसे ही 6s 6p और 7s। अब पहले ये देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है। तो देखो, पहले 1s में, फिर 2s 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s 4, इसके बाद में 3d फिर 4p 5s, ठीक है दोस्तों। तो अब आप चेक कर लीजिए दोस्तों ऊर्जा स्तर का, पहले किस में भरा जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार है 5s, इसके बाद में एक और देख लीजिए दोस्तों 5d, ये लिखिए दोस्तों। आराम से आप इस हाफ बाउ रूल से ये पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले किस कक्षक के अंदर, कोष के किस कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ चेक कर लीजिए दोस्तों, किसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखिए यहां देखें तो 4f आ रहा है, देखो 5s 4s, फिर इसके बाद में आ रहा है 3d। ये मैं क्रम इधर लिख देता हूं दोस्तों, 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s फिर 4d फिर 5p फिर 6s और फिर आ रहा है दोस्तों 4f, फिर आ रहा है 5d, इसके बाद में आ रहा है 6p। ये मैंने इसका ऑर्डर क्रम में बढ़ा लिया, ऊर्जा स्तर के आधार पर बना लिया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 5s दिख रहा है, बिल्कुल ये रहा 5s, कहाँ गया, ये रहा 5s। 5s के बाद में कौन आना चाहिए, 4d आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, फिर 5p आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये तो क्रम बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद में देखो 5d, ये रहा 5d, फिर 5d के बाद में 6p आ रहा है, 6p के बाद में 7s आ रहा है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखिए दोस्तों 6s, ये रहा 6s, 6s के बाद में आना चाहिए 4f, आ रहा है 5d, ये भी सही आ रहा है। तो ये तीनों तो ऑर्डर सही है। अब ये ऑर्डर गलत हो सकता है, अब आप चेक कर लेंगे। 6s आ रहा है, ये रहा 6s, अब 6s के बाद में क्या आना चाहिए, 4f 5d और 6p। इससे पहले इसमें बीच में क्या डाल दी इसने, 5p, यानी ये ऑप्शन अपना गलत है। तो n+l से भी निकाल सकते हो और हाफ बाउ रूल से भी पता लगा सकते हो। अब ये कहोगे सर ये कहां से देखें, तो ये दोस्तों आपको मैं अलग से वीडियोस अभी आवर्त सारणी में लेकर चल रहा हूं और आवर्त सारणी में ये सब चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल निःशुल्क है, बिना किसी टेंशन के। कोचिंग के भी झंझट नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार अगर अपन देखें तो कोचिंग वाले बहुत सारे काफी पैसा ले रहे हैं। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास इतना पैसा कहाँ है जो वो कोचिंग को अफोर्ड, कोचिंग की जो फीस है उसको अफोर्ड कर सकें। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलिए। परमाणु क्रमांक बाण में यूरेनियम का होता है दोस्तों, सीधा सीधा है परमाणु क्रमांक बाण में यूरेनियम का। अब O2F2 की ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था होती है दोस्तों इसमें प्लस के 1। HCO3 एक संयुग्मी क्षार है, यानी कॉन्जुगेटेड बेस है। तो अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो HCO3 माइनस, जब ये टूटेगा तो H+ देगा और CO3 माइनस 2 देगा। तो अब अपने को ये देखना है कि किसका संयुग्मी क्षार है। तो इसको ऐसे याद रखो, जो H2CO3 होता है एक वीक एसिड होता है, तो जब ये टूटता है तो ये क्या करता है, एक तो H+ देता है और HCO3 माइनस बनाता है। यानी ये जो वीक एसिड है उसका जो बनता है दोस्तों, जो H+ लेने वाला, वो क्या बनेगा अपने पास, कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। अब फिर अगर मैं इसके साथ इस एसिड को फिर किसी के साथ में बेस के साथ में रिएक्ट कराऊंगा तो ये जो एसिड होगा वो फिर H+ देगा
और जिसको H+ देगा वो तो क्या बना लेगा, कॉन्जुगेटेड बेस, और खुद क्या बना लेगा, एक एसिड। यानी इसको ऐसे समझा सकता हूं दोस्तों, मैं इसको नीचे अलग से समझा रहा हूं दोस्तों। इसको मैं ब्रोंस्टेड और लवरी कंसेप्ट के आधार पर मैं अलग से समझाता हूं। देखो ये कह रहा है कि कोई एसिड और बेस है, यानी एक अम्ल है और एक क्षार है। अगर मैं मान लो कि ये वीक एसिड यानी एक दुर्बल अम्ल है दोस्तों, और एक प्रबल क्षार है, या जैसे अम्ल है तो इसको मैं प्रबल क्षार मान लेता हूं दोस्तों। तो अम्ल जब ये अम्ल इससे रिएक्ट करेगा तो इस अम्ल का तो बनेगा दोस्तों प्रबल क्षार, जिसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी प्रबल क्षार। और इस स्ट्रॉन्ग बेस का जो अम्ल बनेगा वो बनेगा दुर्बल संयुग्मी अम्ल। ऐसा है क्वेश्चन दोस्तों, बात समझ में आई। इसको अपन ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में पढ़ते हैं। और ये कहता है, क्या कहता है ब्रोंस्टेड क्या कहता है दोस्तों, अगर कोई कंपाउंड जो कि अम्ल है, देखो H+ देने वाला क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। लेकिन उस H+ को लेने वाला क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ये थी ब्रोंस्टेड की जो हाइपोथेसिस है या संकल्पना जिसको अपन बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, कोई भी एसिड जो H+ देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, और जो H+ को लेने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो इस अम्ल का, अगर ये अम्ल दोस्तों दुर्बल है, अगर दुर्बल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो क्या बनेगा, प्रबल क्षार बनेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर ये प्रबल अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो दुर्बल क्षार बनेगा। ऐसे ही अगर ये क्षार प्रबल है दोस्तों, प्रबल क्षार है, तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो दुर्बल अम्ल बनेगा। और अगर ये क्षार दुर्बल है तो समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये क्षार दुर्बल है तो इसका जो संयुग्मी बनेगा वो प्रबल संयुग्मी अम्ल बनेगा। ये कंसेप्ट है इसका ब्रोंस्टेड और लोरी का। अब देखिए दोस्तों, अपने पास है H2CO3। देखिएगा अब मैं इसमें कोई बेस ले रहा हूं तो ये क्या करेगा, पहले इस बेस को H+ देगा, तो एक तो बना लेगा H3CO-, और ये बेस इस H+ को ले लेगा दोस्तों। तो इसका तो क्या बन गया, ये बन गया प्रबल संयुग्मी अम्ल बन गया दोस्तों। क्या बन गया, प्रबल संयुग्मी अम्ल बन गया। अब ये कह रहा है कि इसमें से अगर मैं वापस इसको किसी क्षार से रिएक्शन करा दूं, तो इस प्रबल अम्ल का अब जो बनेगा CO3-2 वो बन जाएगा दोस्तों, ये क्या बन गया, दुर्बल अम्ल से प्रबल क्षार बन गया। ये क्या था, दुर्बल अम्ल था, दुर्बल अम्ल से क्या बन गया, प्रबल संयुग्मी क्षार बन गया दोस्तों। अब इस क्षार से जब ये वापस किसी को H+ देगा तो ये क्या बना लेगा, दुर्बल संयुग्मी अम्ल बना लेगा। यानी यहां जो आंसर हो सकता है दोस्तों वो देखिए दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि HCO3 का प्रबल संयुग्मी क्षार कौन सा होगा। तो HCO3 ये ले लिया मैंने, अब यहां डाल लिया कोई क्षार, ठीक है दोस्तों। तो इस क्षार, इसको तो मैं मान लूंगा अम्ल की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, क्षार की तरह। तो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसमें देखना है कि ये क्षार इसके अम्ल को ले लेगा, H+ को ले लेगा, तो इसका जो अम्ल है, ये जो अम्ल है, इसका जो संयुग्मी बनेगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, क्षार बन जाएगा। और संयुग्मी क्षारक कौन सा होगा, CO3-2। ये रहा दोस्तों पहला आंसर होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब ये कह रहा है कि मानव रुधिर की जो पीएच है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 10th क्लास की साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, 7.4 सीधा क्वेश्चन दे रखा है इसने। यदि प्रक्रम सतह होता है तो डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है दोस्तों, डेल 0 से लेस देन होगी। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का उष्मागति का जो चैप्टर है उसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकरण होता है, द्रव को ठोस में बदल रहे हैं दोस्तों। देखो ये एंट्रोपी का क्वेश्चन है, गैस के अंदर एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर द्रव में सबसे कम, और फिर ठोस में तो न के बराबर एंट्रोपी होती है। तो अगर ये ठोस द्रव को ठोस में बदलता है दोस्तों तो एंट्रोपी का मान क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो द्रव को ठोस में बदल रहा है तो एंट्रोपी का मान क्या होगा, कम होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अब ये क्वेश्चन भी देखो, सीधे सीधे दो क्वेश्चन डायरेक्ट एंट्रोपी के ले रखे हैं। अब दो क्वेश्चन डायरेक्ट यानी अम्ल और क्षार यानी इक्विलिब्रियम से ले रखे हैं दोस्तों, और O2F2 ये सीधा क्वेश्चन रेडॉक्स चैप्टर का है। ठीक है दोस्तों, किसका है? रेडॉक्स चैप्टर का है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखें 53 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अभिक्रिया में किस स्पीसीज का अपचयन हो रहा है? तो देखिए, अपचयन और ऑक्सीकरण के सबसे आसान तरीका बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का निकलना हमेशा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी कोई स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रही है, ग्रहण कर रही है, तो इसको अपन बोलेंगे दोस्तों अपचयन। क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो देखो यहां जो Cu है इस पे +1 चार्ज है, और यहां जो Cu वो है क्या? 0। तो ये +1 से किस में जाएगा दोस्तों? 0 में चला गया। अब जब +1 से 0 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब यहां देखो दोस्तों, ये सल्फर इस पे -2 चार्ज है। अब -2 से ये जा रहा है +4 में, यानी सल्फर का क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉपर प्लस का इस कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है दोस्तों? कॉपर में अपचयित हो रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्न में से किस स्पीसीज का अपचयन हो रहा है? तो कॉपर का दोस्तों यहां अपचयन हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपने पास कुछ क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, बकमिंस्टर फ्लूइड में निम्न में से संख्या में 5 और 6 सदस्यीय वलय संख्या पाई जाती है। ये लीजिए दोस्तों, 10th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, सीधा उठा रखा है। अब देखिए बकमिंस्टर फ्लूइड में दोस्तों जो रिंग होती है, 12 रिंग तो होती है दोस्तों पंच वाली, यानी 5 भुजा वाली, यानी 5 वलय वाली, और 20 रिंग होती है दोस्तों 6 सदस्य, यानी एक तो होती है इस तरह से 5 भुजा वाली रिंग जो कि 12 होती है दोस्तों, और एक होती है 6 वलय की रिंग, इस तरह से ये होती है दोस्तों 20। तो ये क्वेश्चन हो गया आंसर इसका दूसरा। आगे चले दोस्तों, 55 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कॉपर का ऑक्साइड है, यानी कॉपर का ऑक्साइड कौन सा होगा? तो दोस्तों ये बार्नेलाइट, ये पेंटेलाइट, ये कुछ नहीं, क्यूप्राइट होता है दोस्तों। ये क्या है? कॉपर का ऑक्साइड होता है क्यूप्राइट। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों? ये भी 10th क्लास की एनसीईआरटी का से ले सकते हो, और 12th साइंस की जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, उसमें जो प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर है, आए बात समझो दोस्तों, यानी निक्षालन वाला जो चैप्टर है जिसमें अपन धातु क्रम बोलते जिसको, उस धातु क्रम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब देखो यहां देखिए, CH3 CH2 से CH3 का होल ट्वाइस C अधिक स्थायी है, कारण बताइए। अब ये अपने को देखना है। तो यहां पर ये कहा जाए कि ये CH3 CH2 रेडिकल है, और यहां दे रखा है दोस्तों एक जगह CH3 CH3 और ये रेडिकल। अब ये कह रहा है ये जो रेडिकल है दोस्तों 2 डिग्री रेडिकल है। ये वैसे इसको इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस तरह से होता है 2 डिग्री रेडिकल, और अगर यहाँ 3 होता तो मैं कुछ और देख सकता था 3 डिग्री रेडिकल, और एक दे रखा दोस्तों 1 डिग्री रेडिकल। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि इस अल्फा कार्बन के पास में जितनी हाइड्रोजन होंगी, अल्फा हाइड्रोजन, उनमें उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा दोस्तों तो वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, यानी इसमें पाया जाएगा दोस्तों अति संयुग्मन, और अति संयुग्मन की वजह से ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अब देखिए यह है 3 डिग्री अमीन, ये दोस्तों 3 डिग्री अमीन है जिसमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एल्काइल ग्रुप। अब ये कह रहा है कि किसकी तरह काम करेगा? तो जाहिर सी बात है ये नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। नाभिक स्नेही की तरह किसकी तरह काम करेगा दोस्तों? नाभिक स्नेही की तरह। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये आ गई फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी देखा जाए तो एसिटिलीकरण, तो ये बन गया आपसे मान एसिटोफिनोन। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो AlCl3 है वो एक किसकी तरह काम करता है दोस्तों? लुईस अम्ल की तरह काम कर रहा है। ये लो साहब, केमिस्ट्री 11th क्या सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है बेंजीन वाला, उस चैप्टर में सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने। चलिए आगे चले, निम्न में से ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग दो होते दोस्तों, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक हमने देखा हो दोस्तों ब्रेकेलाइट होता है, तो थर्मोप्लास्टिक तो अपने पास कौन सा होता है? बेकेलाइट, तो ये नहीं है। नियोप्रीन, अब देखो टेरेलिन, टेरेलिन भी नहीं है दोस्तों, तो बचा अपने पास कौन सा? पॉलीस्टाइरिन। तो पॉलीस्टाइरिन क्या होगा दोस्तों अपने पास? यहां थर्मोसेटिंग
पॉलीमर हो जाएगा। वह बहुलक जो पेंट में उपयोगी है तथा एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल से बनता है। अब देखो एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, और कह रहा किससे, थैलिक एसिड से। अब टरथैलिक एसिड ले लो दोस्तों, तो टेरिलिन बनता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जो पेंट में उपयोगी होता है। अब ऐसे है दोस्तों, अगर थैलिक एसिड है तो ये तो देखो टेरथैलिक एसिड से तो टेरिलिन बनता है, और इससे बनता है दोस्तों ग्लिप्टेट। अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीमर क्लास 12 की एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट, उसमें एक टेबल बना रखी है, उसमें सीधा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। दवा जो बुखार को कम करती है क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। ये लो दोस्तों, सॉरी एंटीपायरेटिक। क्या कहलाती है दोस्तों, एंटीपायरेटिक। ये होती है बुखार को कम करने वाली दवा, एंटीपायरेटिक। प्रतिजनन क्षमता औषध है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है दोस्तों, ये होती है नोवेस्ट्रोल। ये लो केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, जो दैनिक जीवन में रसायन है, क्लास 12 का जो चैप्टर लास्ट सेकंड पार्ट का, उसमें से सीधा क्वेश्चन उठा रखा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। अनअपचयी शर्करा है, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है दोस्तों। बायोमोलिक्यूल का सीधा सीधा क्वेश्चन उठा रखा है, यानी जो जैव अणु है 12th क्लास का सेकंड पार्ट का केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों, जैव अणु, उसमें से पूछ रहा है कि अनअपचयी शर्करा कौन सी है। तो दोस्तों ये होती है कौन सी, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होती है, अनअपचयी शर्करा होती है। क्यों, क्योंकि सुक्रोज का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से होता है। इसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन वाला, यानी अल्फा डी ग्लूकोज का, वो फ्री नहीं हो पाता। किसके अंदर, किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर। तो सुक्रोज न तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है और न ही टॉलरेंस रीजन के साथ में टेस्ट देता है, इसीलिए इस शर्करा को अपन क्या कहते हैं, अनअपचयी शर्करा कहते हैं। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा दोस्तों। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 11th 12th की एनसीईआरटी और 9th 10th की साइंस से बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करके रेगुलर इन वीडियोस का आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।